नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता पर प्रधानमंत्री मोदी का जोर। बर्लिन में चांसलर एंजेला मर्केल से मुलाकात, 3 समझौतों पर दस्तखत। बिहार में बीजेपी की पहली चुनावी रैली में गुटबाजी नहीं पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा। अमित शाह ने लालू और नीतीश को बताया बेअसर। नई पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के बागी, 3/4 समर्थकों ने खिलाफ में दिया वोट। पार्टी में रहकर संघर्ष करने पर जोर। नेट न्यूट्रलिटी के समर्थन में आए सियासी दल। कांग्रेस ने की संचार मंत्रालय की बनाई समिति भंग करने की मांग। फ्लिपकार्ट ने एयरटेल Zero से तोड़ा नाता। IMF ने कहा इस साल चीन से ज्यादा होगी भारत की विकास दर। विश्व बैंक का अनुमान 8% पर फिर पहुंचेगी अर्थव्यवस्था। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के बीच आज बर्लिन में शिखर वार्ता हुई और साझा बयान जारी किया गया। दोनों देशों के बीच विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग, आयात और लघु उद्योगों से जुड़े 3 अहम समझौते हुए। इसके अलावा दोनों देश संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद में सुधार और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर भी सहमत हुए। बाद में प्रधानमंत्री कनाडा के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी यात्रा के आखिरी दिन जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के साथ शिखर वार्ता की। दोनों नेताओं की मौजूदगी में 3 समझौतों पर दस्तखत किए गए। ये समझौते विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग सामानों के आयात और लघु उद्योगों के क्षेत्र में जर्मनी के सहयोग से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री ने जर्मन कंपनियों को देश में आमंत्रित किया। मेरा जर्मनी आने का उद्देश्य यह था कि जर्मन इंडस्ट्री को भारत में आने के लिए आमंत्रित करूं और उन्हें आश्वस्त करूं कि उन्हें एक खुले, आसान और स्थिर आर्थिक माहौल मिलेगा और जिसमें प्रवेश करने में और काम करने में मेरी तरफ से पूरी सहायता मिलेगी। दोनों देशों के बीच जारी संयुक्त बयान में भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते को जल्द निपटाने की बात कही गई। इसके अलावा गैर पारंपरिक ऊर्जा और सुरक्षा परिषद में सुधार और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग पर भी दोनों देश सहमत हुए। आतंकवादियों को शेल्टर देने वाली अगर सरकारें हैं तो उन सरकारों पर दबाव कैसे पैदा किया जाए। जितनी सेंसिटिविटी न्यूक्लियर वेपन को लेकर के है, उतने ही आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों के प्रति भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्लिन में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाती सूर्या बोस से भी मिले। उन्होंने बर्लिन रेलवे स्टेशन जाकर रेलवे के आधुनिकीकरण में जर्मनी के सहयोग की संभावनाओं को भी तलाशा। बाद में वो यात्रा के अगले चरण के तहत कनाडा रवाना हो गए। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जर्मनी दौरे पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान वीरेंद्र गुप्ता जी हैं, जो कि फॉर्मर इन्वेस्टर हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जो ज्वाइंट स्टेटमेंट अगर इसको देखूं, क्या कुछ इशारा कर रहा है? क्या ऐसा कहा जाए कि आतंकवाद या फिर मैं कहूं कि जो 3 बड़े समझौते हुए हैं उनको लेकर एक अच्छी पहल है, या कुछ नई और चीज आप देखते हैं उसमें? बहुत अच्छी पहल है और जैसे परंपरा उन्होंने बनाई है, बड़े बड़े देशों में मोदी जी जा रहे हैं और सबसे बड़ी चीज है कि बड़ा सिंगल माइंडेड फोकस है कि इंडिया का इंटरेस्ट किस तरह से ऑप्टिमाइज किया जाए। मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बात को पूरी अच्छी तरह से समझते हैं कि पूरा जो विश्व का जो स्ट्रक्चर है वो मल्टीपोलैरिटी एस्टेब्लिश हो गया है और कोई एक तरफ अमेरिका से अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, उसके साथ चाइना से भी बनाना चाहते हैं। जापान गए बड़ी हाई प्रोफाइल विजिट में और अब यूरोप आए हैं। तो एक तरीके से इंडिया का जो ग्रोइंग स्टैचर है उसको और आगे बढ़ाने में बहुत उन्होंने एक सार्थक प्रयास किया है और जो मुद्दे आए हैं वो बहुत अहम मुद्दे हैं। टेररिज्म, मोदी जी ने अपने भाषण में भी कहा, आज के युग में सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन इस मुद्दे पर
तमाम देशों का जो सपोर्ट मैं कहूँ, जिसकी उम्मीद भारत करता रहा है, इस पूरे दौरे में, जैसे कि आज उन्होंने जब अनाउंस किया और ज्वाइंट स्टेटमेंट में उसका जिक्र भी किया और जो कंपेयर किया उन्होंने, बहुत अहम था। लेकिन क्या हम जो उम्मीद कर रहे हैं इन देशों के साथ, वो उम्मीद हमें पूरी होती दिखेगी, या सिर्फ मैं कहूँ एक स्टेटमेंट का हम चाह रहे हैं, और वो स्टेटमेंट अगर मिलता है तो हमारे लिए वही एक बड़ी सफलता के तौर पर है? नहीं, जर्मनी यूरोप में बहुत बड़ा देश है, एक तरीके का आप समझें तो यूरोप का लीडर है, और आज की तारीख में यूरोप भी बहुत ज़्यादा परेशान है टेररिज्म से। इंडिया तो बहुत दिनों से परेशानी में है। पहले ये बात होती थी कि डबल स्टैंडर्ड था लोगों का, कि आप टेररिज्म से परेशान हैं तो आप उसको झेलिए और हम सिर्फ लिप सिंपैथी करेंगे, और एक्चुअली अंदर अंदर से हम उसकी मदद करेंगे। बहुत सारे गल्फ के कंट्रीज भी। तो अभी जो है आईसिस की जो प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारे गल्फ कंट्रीज को भी प्रॉब्लम चल रही है, यूरोप में प्रॉब्लम चल रही है। तो मेरा ख्याल है आज की तारीख में 2-3 मुल्कों को छोड़ दें जो कि परेशानी कर रहे हैं, बट दुनिया भर में आज का एक माहौल है जिसमें कि खुल के आया है कि टेररिज्म का बहुत बड़ा इशू है, और सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं ढूंढना पड़ेगा, सबको मिलजुल के अपनी पूरी ताकत से जो है इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। तो जो CCIT जिसकी बात हो रही थी, एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर समझौते की, जिसको लेकर उम्मीद थी कि जो 17वीं वर्षगांठ उस मौके पर कोई अंतिम एक खाका होगा जिसमें सहमति होगी, आपको लगता है कि अगर उस दिशा में आगे बढ़ते हैं और उसे हम एक बड़े अचीवमेंट के तौर पर, भारत की इस मुहिम की कामयाबी इसी में है कि कैसे उस डिक्लेरेशन को, कैसे उस डॉक्यूमेंट को तमाम देश रजामंदी दे दें? नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इंडिया का इनिशिएटिव इस मामले में बहुत दिनों से रहा है। लेकिन हम जो है बाकी देशों से बायलैटरल तौर पे और प्लूरिलैटरल और मल्टीलैटरल तौर पे भी कोऑपरेशन करते हैं। तो कन्वेंशन बने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कन्वेंशन का ही जो है वो नहीं है कि बगैर कन्वेंशन के हम कोऑपरेशन नहीं कर सकते। एक वही विकल्प नहीं है, हाँ, वही विकल्प नहीं है। जी हाँ, तो जो हमको रास्ते कन्वेंशन में और इंटरनेशनल एग्रीमेंट में थोड़ा टाइम लगता है, और उसके लिए मेरा ख्याल है आगे काम हो रहा है, तो जल्दी ही जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन बन पाएगी। लेकिन जब तक नहीं है तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश पूरे दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के साथ, और जो अहम मुल्क हैं जहां पे हमारा ज्यादा जो है इंटरेस्ट है, वहां पे हम इस तरह की बायलैटरल कोऑपरेशन को, टेररिज्म के जो काउंटर टेररिज्म के बायलैटरल कोऑपरेशन को एक बड़ा मुद्दा बना के हम दोनों में सहमति बना। एक और बड़े मुद्दे को मैं कहूं कि जिस पर फोकस रहा है वो रहा है यूएन में स्थायी सीट को लेकर। किस तरीके से देखते हैं इस दौरे में इस बड़े मुद्दे को? भाई बहुत दिनों से चल रहा है। मैं जब यूनाइटेड नेशंस में अपने इंडियन मिशन में था 88 में, तो ये बात तब से चल रही है और उसके पहले से चल रही है। 28 साल में तो कुछ नहीं हुआ। और हम लोग, मुझे मोदी जी की एक बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने पहली दफा, मेरा ख्याल है किसी भी हिंदुस्तानी लीडर ने कि पहली दफा एक ऐसी बात कही है, एक थोड़ा असर्टिव अप्रोच, क्योंकि बहुत डिफेंसिव अप्रोच से अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा तक डिफेंसिव अप्रोच रही है, अभी तक बहुत डिफेंसिव अप्रोच रही है। तो उन्होंने बोला कि हम ये परमानेंट सीट को बैग नहीं कर रहे हैं, बल्कि इट इज आवर राइट। ही डिमांडेड इट एज अ मैटर ऑफ राइट। और ये मेरा ख्याल है बहुत सही अप्रोच है, क्योंकि इंडिया का क्लेम अब आर्ग्यू करने की कोई बात नहीं है हर चीज में, चाहे आप जनसंख्या लें, चाहे आप इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन किया है, कितनी सैक्रिफाइसेस करी हैं, लाखों लोग हमने अपने वो तमाम जो पैरामीटर उसके लिए जरूरी थे, जिसका एक आधार बनाकर मांग की जाती थी, उन पर हम कहीं पहले और काफी ज्यादा उससे आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो उसमें तो वो तो अब बात करने वाली बात ही नहीं, क्योंकि वो तो बड़ी ऑब्वियस सी चीज है कि इंडिया का मेंबरशिप होना, परमानेंट मेंबरशिप होना बड़ी ऑब्वियस सी चीज है। लेकिन हमको लोग बाग फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर के बहुत इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, तो उसमें हम लोगों को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। और हम लोग कब तक फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे ये बात सोचने वाली है। लेकिन इस मामले में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दुनिया को अब नोटिस में रख दिया है कि देखिए हम बैग नहीं कर रहे, हम जो है इसको डिमांड कर रहे हैं, ये हमारा राइट है, क्योंकि हमने इतनी सैक्रिफाइसेस करी है, हमारा इतना बड़ा मुल्क है, हमारी इमर्जिंग इकोनॉमी है, वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो सब तरीकों से टेक्नोलॉजी में हम कितने आगे हैं, तो हमारा हक है, और हमको हक है, ये हक दीजिए कि हम दुनिया में के जो अफेयर्स में हम अपना लेजिटिमेटली अपना रोल अदा कर सकें। अब मैं आता हूं आर्थिक मसलों पर, जिनको लेकर समझौते भी हुए हैं। आर्थिक नजरिए से अगर मैं कहूं
तो जर्मनी के साथ जो अहम समझौते हुए हैं, जिसमें उनकी बात हो रही मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, स्किल डेवलपमेंट को लेकर, मेक इन इंडिया के जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं कहूँ कि व्यवहारिक तौर पर धरातल पर उतारने के लिए जर्मनी के सहयोग की, कितनी ज्यादा उम्मीदें और कितना पोटेंशियल दिख रहा है इन समझौतों के साथ देश में? उस 3 बड़े फैक्टर जो मैं कह रहा हूं उनकी तरफ अगर मैं जाऊं तो क्या होगा पोटेंशियल उनका? भाई देखिए, हर देशों में इंडिया हर देश से अपने जो है आर्थिक संबंध को बढ़ाने के लिए अग्रसर है। हाई लेवल समिट विजिट्स में क्या होता है कि एक मौका मिलता है, और ये बात भी बहुत सराहनीय है। इनफैक्ट इसके पहले मैं तो 38 साल विदेश सेवा में रहा, मैंने नहीं देखा इस तरह से इतना एग्रेसिवली और सही तरीके से अपने बिजनेस इंटरेस्ट को पुश करना, कि प्रधानमंत्री एक पर्सनली कैंपेन कर रहे हैं कि हमारे बिजनेस इंटरेस्ट, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए, हमारा मेक इन इंडिया कैंपेन को आप लोग उसको सपोर्ट करें। पहले भी हुआ है, पहले प्रधानमंत्री, मैं साउथ अफ्रीका में जब एम्बेसडर था तो 2-2 बार 3-3 बार आए वहां प्रधानमंत्री, एक बार भी जो है वो बिजनेस लीडर से नहीं मिले। क्या ये कहा जाए कि पहले जो प्रधानमंत्री का दौरा होता था वो दूसरे तरह के रिश्तों को लेकर ज्यादा होता था, आर्थिक नजरिए पर मैं कहूं कि बहुत पीछे? मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आई, क्योंकि हमारे देश को, हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट करना है। नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट होगा हमारे यहाँ बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की तरक्की होके, दूसरे देश हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ निवेश करें, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें, हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें। तो एम्बेसी, जैसे हम एम्बेसडर होते हैं तो हम लोग तो इस बात की कैनवसिंग करते हैं, और भी हमारे लोग बाग होते हैं, लेकिन जो वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो ये बात बड़ी नोटवर्दी है कि प्रधानमंत्री ने कोई मौका नहीं गंवाया, बल्कि एक्टिवली सीख किया कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस हाउसेस को एड्रेस करें, उनको पर्सनली अश्योर करें कि देखिए मैं इंडिया में एक अच्छा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाने वाला हूं, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को अमेंड चेंज कर रहा हूं, जिससे कि ईज ऑफ बिजनेस होगी और आप लोग आइए और हम लोग पार्टनरशिप में तरक्की करेंगे। यानी कि वीरेंद्र जी, मैं अगर बहुत ही संक्षेप में कहूं तो जो आप लोग मुहिम चलाते थे, उसको जब एक प्रधानमंत्री किसी एक देश का वो कमिट करता है वहां के उद्योग जगत के साथ, तो उसका एक अलग इंपैक्ट होता है, जिसको बहुत ही प्रोएक्टिव रोल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल वक्त की कमी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। थैंक यू। और यहाँ पर पहली खबर में बस आज इतना ही। वक्त ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। बाबा साहेब अंबेडकर की याद। आज का हिंदुस्तान और दलितों का उत्थान। देखिए देश देशांतर, दलितों की हिस्सेदारी, आज रात 8:30 पर। और अब बात राजनीति की। बीजेपी ने साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार का आगाज कर दिया। पटना के गांधी मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने 2/3 बहुमत से राज्य में बीजेपी सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने नीतीश कुमार पर गठबंधन तोड़ने और बिहार को जंगल राज की ओर ले जाने का आरोप भी लगाया। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जवाब देते हुए अंबेडकर जयंती पर रैली कर बीजेपी को दलितों का झूठा हमदर्द साबित करने का आरोप लगाया। बिहार में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। चुनावी बिगुल फूंकने के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह राज्य की जेडीयू सरकार पर जमकर बरसे। अमित शाह ने नीतीश कुमार पर पलटवार करते हुए बिहार की 12 शुगर मिल की जमीन का हिसाब मांगा। उन्होंने जनता परिवार के विलय को 0 से 0 मिलाने की कोशिश बताया। मैं निश्चित रूप से यहाँ से निश्चित होकर जाने वाला हूँ कि महागठबंधन हो या महाविलय हो, सरकार 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। अमित शाह ने उद्योगपतियों के लिए भूमि विधेयक लाने का आरोप खारिज किया। उन्होंने कहा कि अधिग्रहित जमीन से किसान का फायदा होगा। इस मौके पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्टी की सरकार बनने पर बिहार के पूरे विकास का वादा किया। आज अपने सामने जो कार्यकर्ताओं का मैं ये हुजूम देख रहा हूँ, मेरा विश्वास अब पक्का हो गया है
कि अब बिहार में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने से अब कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसी साल नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी एकजुट हो रहे जनता परिवार से मुकाबले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि सम्मेलन में बड़े नेताओं की उपेक्षा का भी मुद्दा छाया रहा। पटना साहिब से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, वहीं सांसद अश्विनी चौबे को मंच पर जगह नहीं मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी के बागी गुट की आज गुड़गांव में बैठक हुई। स्वराज संवाद के नाम से गुड़गांव में इस बैठक में 70% लोगों ने माना कि पार्टी को छोड़े बगैर स्वराज के लिए संघर्ष करना चाहिए। प्रशांत भूषण अलग पार्टी बनाने के पक्ष में दिखे, लेकिन योगेंद्र यादव ने कहा कि अलग पार्टी बनाने के लिए अभी और तैयारी की जरूरत है। इस बैठक में आनंद कुमार, अजीत झा और तिमारपुर से विधायक पंकज पुष्कर के साथ राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर लगभग 2500 लोग शामिल हुए, जिसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा गया। योगेंद्र और प्रशांत भूषण को पार्टी की कार्यकारिणी और पीएसी से बाहर किया जा चुका है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने कहा कि पार्टी के भीतर सभी फैसले लोकतांत्रिक ढंग से लिए जाते हैं। कि वैकल्पिक राजनीति क्या होती है, कि पॉलिटिकल पार्टियों को भी स्वराज, जवाबदेही, आंतरिक लोकतंत्र के तहत चलाया जा सकता है और राजनीति को बदला जा सकता है। हम राजनीति आपको बदल कर दिखाएंगे। हम एक ऐसी पार्टी बनाकर दिखाएंगे जो इन सब उसूलों पर कायम रहेगी और देश को एक नई राजनीति की दिशा दिखाएगी। अब जीवन के जितने बरस बचे हैं, 15, 20, पता नहीं कितने, वो केवल और केवल 24 घंटा वैकल्पिक राजनीति बनाने के काम में लगाऊंगा। जो कुछ भी आज वहां पे हुआ है उससे एक बात की बिल्कुल साफ संकेत मिल रहे हैं कि उन्होंने पार्टी तोड़ने का मन बना लिया है। अब आगे का रास्ता क्या होगा वो शायद अभी तय नहीं किया है। पार्टी ने पूरे घटनाक्रम की एक समीक्षा करेगी और जो डिसीजन मेकिंग बॉडी उस बारे में बैठेगी। बैठने के बाद क्या फैसला होगा, किस तरीके से इस पर हमारा रवैया होगा, वो आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। और अब खबर इंटरनेट उपभोक्ताओं के लिए। सोशल मीडिया पर नेट न्यूट्रलिटी यानी इंटरनेट की आजादी के लिए चलाई जा रही मुहिम अब रंग लाती दिख रही है। इंटरनेट यूजर्स की नाराजगी को देखते हुए ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने आज एयरटेल जीरो से नाता तोड़ लिया। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना समेत कई दलों ने नेट न्यूट्रलिटी का समर्थन किया है। कांग्रेस ने संचार मंत्रालय की ओर से बनाई समिति को तुरंत भंग करने की मांग की है। फ्लिपकार्ट ने आखिरकार भारतीय एयरटेल के साथ अपनी डील रद्द कर दी। फ्लिपकार्ट को सोशल मीडिया पर नेट न्यूट्रलिटी के समर्थन में चलाई गई मुहिम के आगे झुकना पड़ा। फ्लिपकार्ट के ऐप को एयरटेल जीरो के प्लेटफॉर्म पर विशेष तवज्जो दी गई थी, लेकिन इसे नेट न्यूट्रलिटी के नियमों का उल्लंघन माना जा रहा था। We are not going to be participating in any zero rating program, and we'll do everything we can as Flipkart to make sure we upheld all the principles and the spirit of net neutrality. नेट न्यूट्रलिटी को कुछ इस तरह समझा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी इंटरनेट ऑपरेटर से डाटा पैक लेता है तो उसका अधिकार है कि वो इंटरनेट सर्फ करे, व्हाट्सएप पर चैट करे या फिर वीडियो कॉल करे। लेकिन इंटरनेट कंपनियां इन ऐप के लिए अलग अलग शुल्क वसूलना चाहती है। इससे उपभोक्ता के लिए इंटरनेट काफी महंगा हो जाएगा। शिवसेना, आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस ने नेट न्यूट्रलिटी का समर्थन किया है। नेट न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। आईएसपीज को और टीएसपीज को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को ये इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो नेट के ऊपर ये तय करें कि डेटा यूजेज के ऊपर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट अलग अलग एप्लीकेशंस के साथ में वो ट्रीट कर सकें। ये उनको इजाजत नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया में बड़ी मुहिम और लोगों के जुड़ाव को देखते हुए सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया है और संचार मंत्रालय ने समिति का गठन किया है जो 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। ट्राई ने भी जनता से सुझाव मांगे हैं। The TRAI is undertaking a consultation on the whole issue of net neutrality. TRAI being an advisory body, their advice is certainly entitled to our respect, which I am awaiting. Way back in January itself, I have also constituted a committee headed by senior officers of the government in the telecom ministry to also give me a report on the whole gamut of net neutrality objective. लेकिन टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि व्हाट्सएप जैसी नई तकनीक ने एसएमएस जैसी सेवाओं को लगभग खत्म कर दिया है और इससे उनको बड़ा घाटा उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि कंपनियां ऐसी सेवाओं के लिए अतिरिक्त रेट वसूलने के पक्ष में हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेमौसम बारिश और ओलों से तबाह हुई फसलों के बाद राज्य में आपदा घोषित कर दी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसानों को मुआवजे के लिए केंद्र से 1000 करोड़ रुपए मांगे हैं। उत्तर भारत में बीते 2 महीने में हुई बारिश और ओलों से रबी की फसल को खासा नुकसान पहुंचा है। उत्तर प्रदेश में 55 जिलों में फसलों को भारी नुकसान का आकलन किया गया है। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कोष से किसानों को मदद के लिए 5 लाख रुपए जारी किए, जिससे किसानों की अप्राकृतिक मौत पर मुआवजा दिया जाएगा। राज्य सरकार ने किसानों को राहत के लिए सभी संभागीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों और इससे जुड़े कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। दिल्ली एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर रोक के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के फैसले से हजारों ड्राइवरों की मुश्किलें बढ़ेंगी। गडकरी ने सोमवार को कहा था कि 6 महीने में विस्तृत नीति तैयार कर इसे तय समय में लागू किया जाएगा। 7 अप्रैल को एनजीटी ने तुरंत प्रभाव से ऐसे वाहनों पर पाबंदी लगा दी थी। बाद में दिल्ली सरकार की अर्जी के बाद एनजीटी ने सोमवार को प्रतिबंध 2 हफ्ते के लिए टाल दिया था। ये जो कहा है ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, उनकी भावना से मैं सहमत हूं, सरकार भी सहमत है, पर 2 सप्ताह में ये चेंज नहीं हो सकता। अब जिन लोगों ने 15 साल की गारंटी पर गाड़ी ली है और जिनका बैंक का कर्जा है, वो बेचारे लोगों को कल अगर कह दे कि तुम पूरा बंद कर दो, वो कहां जाएंगे? तो हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का तय किया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों पर पिछले 3 दिनों में 3 नक्सली हमलों को देखते हुए पड़ोसी राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा में पुलिस बल को सतर्क रहने को कहा गया है। आशंका है कि माओवादी हमले को अंजाम देने के बाद ये पड़ोसी राज्यों में छिप सकते हैं। इधर छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ अभियान जारी है। वहीं कल के हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि माओवादी हताश होकर हमले कर रहे हैं। सोमवार को दोपहर माओवादियों ने बारदी सुरंग में धमाका करके एक बख्तरबंद गाड़ी को उड़ा दिया था। इसमें 5 जवान शहीद हुए थे और 7 घायल हुए थे। वहीं कांकेर में बीएसएफ कैंप हमले में 1 जवान शहीद हो गया था। सरेंडर करना एक अलग चीज है, उसी सरेंडर करने से ही तो उनके मन में इस बात का एक भय पैदा करने का दिमाग में उनका आया कि लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो एक वातावरण में परिवर्तन लाने का प्रयास उन्होंने किया है और इसका मुकाबला करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि इस साल भारत विकास दर में चीन को पीछे छोड़ देगा। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में भारत की विकास दर 7.5% रहेगी, जबकि चीन की जीडीपी गिरकर 6.8% पर आ सकती है। हालांकि वित्त मंत्रालय को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी 8 से 8.5% के आसपास रहेगी। विश्व बैंक का कहना है कि साल 2017 तक देश की विकास दर दोबारा 8% पर पहुंच जाएगी। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया पर छमाही रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक गतिविधियों में तेजी और कच्चे तेल के दाम में कमी से विकास दर में तेजी की बात कही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत उपभोग से निवेश आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी की रिहाई को पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की सरकार ने लखवी को फिर से हिरासत में ले जाने की अपील की है। पिछले हफ्ते लाहौर हाई कोर्ट ने लखवी को हिरासत को गैर कानूनी करार दिया था और उसके बाद शनिवार को उसकी रिहाई हो गई थी। भारत समेत कई देशों ने इसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को एक बड़ा झटका बताया था। मुंबई आतंकी हमले की सुनवाई पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत में चल रही है और उसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई है। देश भर में आज संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 124वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। संसद परिसर में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत कई सांसदों ने बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर संसद परिसर और सेंट्रल हॉल में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई सांसद भी इस मौके पर मौजूद थे। मध्य प्रदेश के महू में भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी कई कार्यक्रम हुए। इसमें शामिल हुए नेताओं ने बाबा साहेब को याद किया। कुछ ऐसी प्रतिभाएं होती है जो जन्म लेते हैं सिर्फ समाज और राष्ट्र के लिए, राष्ट्र और समाज को कुछ देने के लिए, न तो अपने परिवार को कुछ देने के लिए। जब दुनिया छोड़ के जाते हैं
तो समाज को और राष्ट्र को कुछ दे के जाते हैं, और यही काम डॉक्टर बाबा साहब ने किया था। अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था देश के अंदर, जो हमारा दलित वर्ग है, जो पिछड़े हुए हैं, जो समाज के साथ बराबरी के हिस्से में नहीं खड़े हुए, आजादी के आज इतने वर्षों बाद भी उनको बराबर ला करके खड़ा करना भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है। 14 अप्रैल 1891 को पैदा हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुंबई विश्वविद्यालय के अलावा कोलंबिया और लंदन विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। उन्होंने जाति प्रथा और छुआछूत के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया। आजादी के बाद उन्हें संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बने। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते छुड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। सीपीएम की 21वीं कांग्रेस आज विशाखापट्टनम में शुरू हुई। उद्घाटन भाषण में महासचिव प्रकाश करात ने पार्टी का खोया जनाधार वापस पाने के लिए पूरी शिद्दत से काम करने का आह्वान किया। 6 दिन तक चलने वाली इस बैठक में नए महासचिव का चुनाव भी होना है। सरकार ने पर्यटकों के लिए वीजा ऑन अराइवल स्कीम का नाम बदल दिया है। कल से इसका नाम ई टूरिस्ट वीजा होगा। कई भारतीय दूतावासों ने नाम बदलने का सुझाव दिया था। इस स्कीम में ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन और चीन को भी शामिल करने की योजना है। सेना ने कहा कि कल कश्मीर में त्राल में मुठभेड़ में मारा गया शख्स हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी है। त्राल में मुठभेड़ के खिलाफ प्रदर्शन के बाद सेना का ये बयान आया है। त्राल में मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे, जबकि सेना का एक जवान घायल हुआ था। राजस्थान में स्वाइन फ्लू से 2 और लोगों की मौत हो गई है। इस साल राज्य में इस बीमारी से 432 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं स्वाइन फ्लू के 6,689 मामले प्रदेश में सामने आ चुके हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने होम लोन पर ब्याज दरें 4.25% तक घटा दी हैं। इसका फायदा पुराने ग्राहकों को भी मिलेगा। अब बैंक 9.9% की दर से होम लोन देगा। महिलाओं और गरीबों के लिए यह दर 9.85% होगी। पिछले सप्ताह एसबीआई और एचडीएफसी ने भी ब्याज दरें घटाई थी।